हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटीएस का जो पेपर है 2023-24 का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरा पेपर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जिसमें यहाँ पर आपको पेपर के सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिससे यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी आगे के आने वाले कुछ एग्जाम्स में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पेपर है आपका, ये यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर आपके जो ये पेपर है ये 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन ही इसमें यहाँ पर आपके आएंगे। यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको आगे यहाँ पर हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं आपको आंसर भी आपको बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, और इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो यहाँ पर आपके है नेगेटिव मार्किंग। इसमें यहाँ पर अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको मैंने बताए, जो यहाँ पर आपको दे रखे थे। अब यहाँ से आप हमारा जो है वो पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें यहाँ पर पार्ट ए में सबसे पहले आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर आपके रीजनिंग का जो पार्ट है वो। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला इस तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला, यानी कि अगर वीडियो के यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड में वो यहाँ पर आपके इंग्लिश में दे रखा है, और राइट साइड वाला जो पार्ट है वो आपके हिंदी में दे रखा है। तो हिंदी के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मैं रीड करके आपको आंसर बताते चलूँगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इस साइड के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हुए चलें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जो है वो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर सी, यानी कि इस डायग्राम में टोटल 18 त्रिभुज हैं, ट्राइंगल्स हैं। ये फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेंडेंशियस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो यानी कि टेंडेंशियस जो यहाँ पर आपको स्पेलिंग दे रखी है, इनमें से यहाँ पर अल्फ़ाबेट उठाने हैं और स्पेलिंग बनानी है। तो इन अल्फ़ाबेट से कौन सी स्पेलिंग इसमें से नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम आई आ रहा है, जबकि टेंडेंशियस में यहाँ पे एक ही बार यहाँ पर आई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपके ए जो है वो यहाँ पर स्पेलिंग नहीं बनेगी। थर्ड, शब्द इफेक्टिव में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पहला जो यहाँ पर पेयर होगा वो हो जाएगा ई से एफ, यानी कि ई के बाद एफ आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपके उल्टा भी हमें देखना है, तो ई के बाद यहाँ पर एफ 2 बार ये हो गया, तो 2 ये पॉइंट हो गए। उसके बाद सी डी ई एफ, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये एक हो गया, तो 3। उसके बाद यहाँ पर टी यू वी, यानी कि एक पेयर ये हो गया। यहाँ पर मतलब जो गैप है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट के बीच में, जो कि मेनली यहाँ पर अल्फ़ाबेट में होता है। तो ये यहाँ पर 4 जो है वो यहाँ पर आपके पेयर हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया अगर, तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, इफेक्टिव में यहाँ पर आपके ई से एफ तक और फिर एफ से यहाँ ई से इस एफ तक, यानी उल्टा भी चल सकते हैं। फिर सी डी ई एफ ये वाला एक पेयर हो जाएगा और टी यू वी एक पेयर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर जो है वो पेयर हमारे पास बन पाएंगे इस तरीके से, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो मान लेता हूँ मैं कि वो संख्या x है, और यहाँ पर पूछा, हाँ यहाँ पर कहा है 1/4 का 1/3, यहाँ पर 15 है। तो इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180। आगे पूछा है उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। तो 180 का 3/10वां हिस्सा हमें यहाँ पे निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 54, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो चौथे का आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका है, एक परिवार में 6 सदस्य P Q R S T और U हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं, Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। U R का दादा है और एक ठेकेदार है। S T की दादी है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है, यानी कि हमें बताना है कि पुरुष यहाँ पे कौन कौन है। तो इसमें यहाँ पर आप जो है वो इसको नोटिस कर सकते हैं, क्यू यहाँ पर डॉक्टर है और टी का पिता है तो ये पुरुष हो गया, और यू आर का दादा है तो ये भी पुरुष हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c 4c A/B/C क्या होगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C यहाँ पर क्या होगा, यानी कि अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर आपको जो संख्या है उसको हमेशा आपको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में ले लेना है, यानी कि 1/2 1/3 और 1/4। इसका यहाँ पर जो लसअप आएगा वो आएगा 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर यही जो है वो हमारे ऊपर जो संख्या आएगी वही हमारा यहाँ पे अनुपात होगा, यानी कि 6 4 3 इसका सही अनुपात होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ABCD और E 5 मित्र हैं। A B से छोटा है लेकिन E से लंबा है, C सबसे लंबा है, D B से छोटा है और A से लंबा है। कौन से व्यक्ति से 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं? तो 7वें में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए D, यानी कि D से यहाँ पर 2 लोग लंबे हैं और 2 लोग छोटे हैं, ये यहाँ पर इसमें हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर दिए गए वेन आरेख में वृत्त PhD छात्रों को दर्शाता है, त्रिकोण विज्ञान के छात्रों को दर्शाता है और आयत लड़कियों को दर्शाता है। आकृतियों में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितनी लड़कियां PhD की छात्राएं हैं लेकिन विज्ञान की छात्रा नहीं हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला पॉइंट इसमें ये है कि आयत के लिए यहाँ पर लड़कियाँ दे रखी हैं और वृत्त यहाँ पर PhD छात्रों के लिए दे रखा है। तो लड़कियाँ और PhD छात्राएं हमें बतानी हैं, तो यहाँ नहीं कि केवल हमें देखना है, तो वृत्त और आयत इन दोनों को नोटिस करना है। तो वृत्त में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, वृत्त और आयत में 8 यहाँ पर दे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 11 दे रखा है, तो 11 और 8 19 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर सही होगा क्योंकि यहाँ पर वृत्त और आयत दोनों में यहाँ पर जो है वो बताना है। तो 11 और 8 यहाँ पर 19 हो जाएंगे। त्रिकोण वाला हमें नहीं देखना था क्योंकि यहाँ पर जो है वो विज्ञान के छात्रा नहीं है, ये हमें साथ में बताना था। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके है किसी कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसको यहाँ पर आपको समझना है और आंसर उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एग्नोज क्रीनिया, इसका अर्थ है पॉइजनस स्पाइडर। डेलेनोक्रीनिया का अर्थ है पॉइजनस स्नेक और एग्नोडियरी का अर्थ है ब्राउन स्पाइडर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पाइडर यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है और उसके लिए यहाँ पर उस जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एग्नोज, यहाँ पर 2 टाइम। अब एग्नोज यहाँ पर पहले आ रहा है जबकि स्पाइडर हमें बाद में दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट भी इसका याद रखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, मतलब हमें पूछा क्या है किस शब्द का अर्थ ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पाइडर जो है उसके लिए एग्नोज आ रहा था और वो यहाँ पर पहले यूज़ हो रहा था, तो एग्नोज हमें यहाँ पर नोटिस करना है। तो एग्नोज यहाँ पर 2 टाइम आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास केवल रहेंगे, बाकी दोनों यहाँ पर जो है वो आउट हो जाएंगे। तो बी और सी में से हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एग्नोज जो है वो हमने देख लिया। उसके बाद डिलेनो जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है आपके स्नेक के लिए, जबकि यहाँ पर बी में यहाँ पर डिलेनो दे रखा है, जबकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्नेक नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर बी भी हमारा आउट हो जाएगा, यानी कि केवल आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9th क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, जिसके पश्चात वह उत्तर पूर्व। अब यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ले लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब यहाँ पर जो है वो उत्तर दिशा की ओर यानी कि इस तरफ चलता है 20 किलोमीटर। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाएगा वो यहाँ पे और 20 किलोमीटर फिर से चलता है। फिर उसके बाद वो उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाएगा और फिर से 20 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने बाईं ओर यानी कि इस तरफ मुड़ जाता है और फिर से 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर लास्ट में पूछा है वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर वो इस दिशा में है, इसका मतलब है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
वह विकल्प चुनें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त हो। मैराथन दौड़ के लिए है, जैसे शीत निष्क्रियता है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निद्रा के लिए, यानी कि शीत निष्क्रियता जो है वो नींद में जाना, इसको यहाँ पर बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, यानी कि यहाँ पर ए जो है बी की माँ है तो सी की भी यहाँ पर जो है वो माँ ही होगी, क्योंकि यहाँ पर बी और सी बहन है। उसके बाद डी सी का बेटा है, तो डी यहाँ पर जो है वो सी का बेटा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है ए यहाँ पर जो है उसका मतलब डी का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा नाती या पोता, जिसको बोल सकते हैं। तो ई डी का भाई है, एफ ई की माँ है, जी ए की पोती है, एच के केवल 2 बच्चे हैं जो हैं बी और सी। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर हमें जो संबंध बताना है वो एच और एफ के बीच में बताना है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहू, यानी कि एफ एच से जो है वो बहू के रूप में संबंधित है। ये हो गया यहाँ पर 12th का आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो है वो आपके दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण के लिए उपयुक्त प्रतीकों का सेट चुनें। तो यहाँ पर जो है वो हमें इन संख्याओं के बीच में इन प्रतीकों में से कोई प्रतीक जो है वो डालना है, जिससे यहाँ पर आंसर 20 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर हमारे पास जो सही प्रतीक होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसको जब हम पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से करना है, 5 - 0 + 3 × 5 बराबर हो जाएगा 20, यानी कि 5 × 3 = 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं होता, तो 20 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B, S के बाद T, इस तरीके से यहाँ पर आगे के अल्फ़ाबेट्स जो है वो यहाँ पर लेके बनाया हुआ है। उसके बाद उसी कोड में बॉम्बे के लिए क्या कोड होगा, तो B के बाद C आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर C चारों में ही दे रखा है वैसे तो। उसके बाद O के बाद यहाँ पर आपके P आ जाता है, M के बाद N आ जाता है, B के बाद C आ जाता है, और A के बाद B, और X के बाद आ जाता है वो Y के बाद आ जाता है यहाँ पे Z, यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो B इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 15, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड का अर्थ है माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हमें आंसर इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 9, प्लस का यहाँ पर अर्थ है डिवाइड, फिर आ जाएगा 3, डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे माइनस, फिर आ गया 5, माइनस का अर्थ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर आ गया 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पे प्लस, यानी कि 7, आगे 7। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में डिवाइड कर देंगे 3 का, तो 3 आ जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 15 आ जाएगा +7। उसके बाद यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 ये हो जाएगा यहाँ पे आपके 10 - 15, यानी कि -5 इसमें राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है वो सही आंसर इसमें होगा। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या पद का चयन करें। तो F2, उसके बाद डैश यहाँ पे हमें बताना है जो, उसके बाद D8 के बाद C16, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, अल्फ़ाबेट उल्टे चल रहे हैं और संख्याएं जो है वो ठीक डबल होके चल रही हैं। तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन इसमें है, F से पहले यहाँ पर E आता है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग C इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, E4 इसमें सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 12वें पद के बाईं ओर चौथा पद है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो 17वें में सही आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉलर का जो साइन है वो यहाँ पर आपके इसमें सही आंसर होगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यदि HUT को 3360 के रूप में कोडित किया जाता है और टैप को 320 के रूप में कोडित किया जाता है, तो PUN को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो P के लिए जो यूज़ हो रहा है
उसको हमें नोट करना है यू के लिए, उसी तरीके से एन के लिए। तो ये यहाँ पर जो है वो हमें नोट करके और बताना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, ये हमारे पास होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4704 इसका सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, यदि Pn कथन है n+1 n+2 संख्या 12 से विभाज्य है तो P3 क्या है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो n का मान 3 हमें लेना है। तो यहाँ पे जब हम 3 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60। अब 60 जो है वो यहाँ पर संख्या 12 से विभाज्य है, तो ये यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो 11 को यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो 12 को किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना है। तो 20 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SYDNUG जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा 12 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी शब्द के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध कर सही विकल्प का चयन करें। कारपेट, केयरिंग, कैरेट, क्रीमी, क्रीक। इसमें यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 2 वाला जो है वो हमारे पास सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो CAR तो कॉमन है, उसके बाद P और I, यहाँ पर I इसमें पहले आता है तो 2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा 1, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके 3 के बाद में यहाँ पर आपके आ जाएगा 4th, और यानी कि ऑप्शन डी 21 का सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। QPO NML KJI इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। 22 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HGF यहाँ पर जो है वो आएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित कूट में फायर फाइटर्स आर आर्मी मैन को टी की के रूप में लिखा जाता है। करेजियस पीपल आर आर्मी मैन को की लू टी नी टी के रूप में लिखा जाता है। करेजियस बीइंग एंथुसियास्टिक को लू पी जी के रूप में लिखा जाता है। पीपल आर एंथुसियास्टिक को कीप नी पी लिखा जाता है। और पॉजिटिव पीपल आर अनप्लीजेंट को नी की डी सी लिखा जाता है। पी कूट किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आपको जो मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी, एंथुसियास्टिक के लिए यहाँ पर पी जो है वो यूज़ किया हुआ है। आगे आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। बालिकाओं की एक पंक्ति में नित्या और सुगन्या क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो नित्या और सुगन्या क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर हैं। ज्ञात करें पंक्ति में कितनी बालिकाएं हैं। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ये होगा ऑप्शन सी 26, यानी कि 26 बालिकाएं इस लाइन में हैं। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न चित्र में प्रतीकों के क्रम को ध्यान से देखें, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही पैटर्न चुनें। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है इनमें से कौन सा अगला जो है वो आएगा। तो यहाँ पर 25 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा यहाँ पर जो है वो, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो अगला आएगा इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर आपके इंग्लिश के जो है वो 25 क्वेश्चन, यानी कि 26 से लेके 50 तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ पार्टनर इन क्राइम, तो इसको यहाँ पर कहते हैं अकम्प्लाइस, यानी कि ऑप्शन डी इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर आपको दे रखा है, सेलेक्ट द वर्ड विद मीनिंग अपोजिट टू द वर्ड गिवन बिलो। तो सिग्निफिकेंट का यहाँ पर अपोजिट वर्ड यहाँ पर हमें बताना है। तो 27 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्कल जो है वो इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28,
सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म टू द गिवन सेंटेंस। शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड। ये इनडायरेक्ट हमें दे रखा है, अब हमें डायरेक्ट में बताना है। तो 28 में ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, ये इसका सही आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blank by choosing the word that best fits in meaning of the sentence as a whole। तो यहाँ पर जो है वो fill in the blank हमें बताना है। He was born dash a silver spoon in his mouth and was very proud of his wealth। 29 में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए with, यानी कि he was born with a silver spoon, सही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए रखा है, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वैक्यू शैडोज। तो इसमें यहाँ पर 30 में जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें यहाँ पर बट जो है वो आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। तो यहाँ पर जो है वो इसमें वन वर्ड हमें बताना है। तो 31 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्टेटर यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो ब्रेक इन यहाँ पर जो है वो इसका मीनिंग हमें बताना है। तो 32 में इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, इसमें ये सही आंसर होगा। फिर है 33, विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल एंड करेक्ट। दे कुक्स अप अ स्टोरी इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो इसमें यहाँ पर आंसर होगा 33 में ऑप्शन ए, कुक्ड अप अ स्टोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपको दे रखा है, ये विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो है वो आपको इसको आंसर बताना है। द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग लोअर प्रोफाइल फॉर सम टाइम नाउ। तो इसमें यहाँ पर 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ लो प्रोफाइल, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन एक्सप्रेशन हैज़ बीन अंडरलाइंड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। व्हेन द गर्ल वांटेड टू स्टे आउट past midnight, her father put his foot down। तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, obstructed her from leaving the house। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो राजीव वॉज अपसेट बिकॉज ही डैश फॉरगॉटन हिज बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैड फॉरगॉटन हिज फ्रेंड्स बर्थडे। 37, इसमें यहाँ पर आपको पूछा है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई वॉज शॉक्ड एट द ऑडेसिटी एंड ब्रेजिनेस ऑफ द गैंगस्टर्स। तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसोलेंस जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no need to improve it, select no improvement। The place was not cold only and also damp। तो 38 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, not only cold but also, ये इसका सही आंसर होगा। इसमें इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, इन द गिवन सेंटेंस रीड ईच सेगमेंट टू फाइंड आउट which has any errors in it। if there is no error, the answer is D। Radhika was very upset because she had to go to a boarding school। और उसके बाद नो एरर। तो यहाँ पर 39 में जो है वो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज शी हैड टू गो जो है वो इसमें सही आंसर, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारा एरर जो है होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दे रखा है, वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इसमें यहाँ पर 40 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉ। वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 40 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो 41 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट रैपिड पेस जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो 42 में यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट डज नॉट हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह का यहाँ पर जो है वो मतलब रिलेशनशिप जो है वो जिसमें नहीं बन रहा है वो हमें बताना है। तो 43 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगर एंड रैथ। क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन सेंटेंस read each segment to find out which has any error in it. If there is no error, the answer is D. उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें दे रखा है when shall we arrive to our destination और फिर है no error। तो 44 में यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है 45, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. She felt like a fish out of water at her new job. तो इसमें यहाँ पर 45 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियर बाय द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डेजर्ट। तो 46 में यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अबेंडन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। तो यहाँ पर 47 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियमेटिक expression has been underlined. Select the alternative which best describes its use in the sentence. The team put their plan into execution the very next day. तो 48 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, started carrying out their plan. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49, select an appropriate set of words for each blank in the sentence given below which best fits the meaning of the sentence as a whole. A new law has been passed stating that no actor would be allowed to shoot beyond 12 hours in a day, and those who dash this norm would henceforth be dash for it. तो 49 में जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लॉटेड एंड पेनलाइज्ड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो 50 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। ये यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स का जो यहाँ पर पार्ट है ये आपके 51 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके चलने वाला है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर और सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, जो कि यहाँ पर आपके MTS के जो एग्जाम है इसमें हेल्प आपको मिलेगी। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है परिधि और चौड़ाई, इसके बीच में यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है ये आपके x है, या हम b ये होती है तो b ही मान के चलते हैं, और परिधि यहाँ पर हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये यहाँ पर है, और चौड़ाई यानी कि आपके b, इसके बीच में जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:1। इसको जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो प्रोसेस यानी कि आपके पास जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 3b। ये यहाँ पर आपके पास निकल के आएगा फाइनल सॉल्यूशन जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आगे आपको क्या बोल रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि l इंटू बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई क्या है, यानी कि हमें l की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो आपको 2l इज इक्वल टू 3b ये वैल्यू निकल के आई है, इसमें से यहाँ पर आपको b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो b इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 3/2/3l, ये आपके निकल के आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो b की वैल्यू है ये यहाँ पर आपको पुट कर देनी है इसमें। तो इससे यहाँ पर आपके फाइनल जो l की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। यानी कि 100% में से वो 40% सेब बेचता है और उसके पास जो बचे हैं वो 420 है, यानी कि 420 जो है वो आपके 60% के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने आपके बचे हुए हैं, 40% वो बेच चुका है। तो यहाँ पर आपको 100% यानी कि कितने सेब थे ये बताने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 420 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 60। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा आपके 700, यानी कि 700 सेब यहाँ पर उसके पास कुल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति ने 13,900 की राशि को दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में विभाजित किया, क्रमशः 14% प्रतिवर्ष और 11% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3,508 है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है। तो 53 में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसका बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13,900 की राशि यहाँ पर जो है वो 2 भागों में बांटी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 13,900 माइनस यहाँ पर जो राशि है बी में निवेश करने वाली उसको मैं एक्स मान रहा हूँ। तो 13,900 में से एक्स माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई होगा और 2 वर्षों के लिए किया गया है, तो इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा आपकी ये 100 प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हमने बी के लिए एक्स मानी है वो राशि, और यहाँ पर जो है वो 11% यहाँ पर दर है और 2 वर्ष का समय इसमें दिया हुआ है, बराबर बटा में आ जाएगा 100, बराबर में आपके आ जाएगा 3,508 जो कुल राशि है ब्याज की वो आपको दे रखी है। ये यहाँ पर इज इक्वल टू मतलब इसके सामने आपके लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे इस पूरे पार्ट को, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्स की वैल्यू आएगी 6,400 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो बी में निवेश की गई राशि है वो ये आपके 6,400 रुपये है। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 800 रुपये 956 हो जाता है, यानी कि आपके जो मूलधन है वो 800 रुपये है और आपके ब्याज जोड़ के मतलब मिश्रधन जो है वो आपके 9,956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में 800 के स्थान पर कितनी राशि हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको दर निकालनी है, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर हो जाता है यहाँ पर आपके ब्याज, यानी कि 156 रुपये ब्याज है। यहाँ पर मिश्रधन में ऐसे मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में यहाँ पर आपके जो मूलधन है 800 और समय यानी कि 3 वर्ष। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है 24 आएगा। 24 का 156 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6.5%, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 6.5% है। अब ब्याज निकालना है, अगर 4% जो है वो दर को बढ़ा दिया जाए, पहले 6.5 थी, अब अगर 4% बढ़ा देंगे तो 10.5% यहाँ पर आपकी जो है दर होगी। तो इसको हमें बताना है कि कितना यहाँ पर जो है वो आपके राशि इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर राशि निकालनी है तो आपके सॉल्यूशन का होगा 800 इंटू 10.5 इंटू 3 वर्ष बटे में 100 आएगा। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आएगा 252, यानी कि 252 जो है वो ब्याज यहाँ पर मिलता है। तो राशि यहाँ पर जो है वो कितनी मिलेगी, 800 में 252 जोड़ देंगे तो 1052, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ये हमें यहाँ पर लंबाई बतानी है। तो चाल जो हमें दे रखी है पहले तो हमें उसको बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18 से, और इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो आएगा 50/3। तो ये आपके जो निकल के आएगी ये चाल है। समय आपको दे रखा है, लंबाई यानी कि हमें दूरी जो है वो बतानी है लंबाई। तो दूरी बराबर यहाँ पर होता है चाल इंटू समय। तो 50/3
इंटू 9, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 150 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 56। यदि 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 30% और 40% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेची जाती है तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो 56 में यहाँ पर जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है ये हमें बताना है। तो 1200 रुपये इसमें अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। तो 1200 इंटू 30% की छूट दी जाती है तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 70/100, और उसके बाद यहाँ पर 40% की छूट दी जाती है तो 60/100। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 504। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 57। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 3, सॉरी हिंदी में हमें देखना है, 1 से 100 तक 3 के ऐसे कितने गुणज हैं जो कि 2 के गुणज नहीं है। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है इसमें, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो 57 तक यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो यहाँ पर अंतराल आपको साफ साफ दे रखा है 3 वर्ष का है, तो अगर हम पहले का x मान लें तो बाकी के यहाँ पर जो है वो x+3 फिर x+6 और x+9 इस तरीके से होता जाएगा। अगर यहाँ पर आपके जो x हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि 5-6 बच्चे हैं तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, फिर 3, 6, 9 और 12 इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका जो योग है ये आपके कुल मिला के आ जाएगा, जब जोड़ेंगे 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30, तो ये आ जाएगा 30। इनका जो योग दे रखा है ये आपको 50 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके 4। तो x का मान 4 है, यानी कि सबसे छोटा बच्चे की आयु जो है वो 4 वर्ष है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी 7, उसके बाद 10, इस तरीके से यहाँ पर आयु होगी। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र यहाँ पे हमें बतानी है। तो x का मान यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 वर्ष निकल के आया है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 59। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 4 लोग ये हो गए, और 3 पोते पोतियाँ, यानी कि 7 लोग हो गए। दादा दादी की औसत आयु 67 है, तो दादा दादी की यहाँ पर जो है वो कुल आयु यहाँ पर जो है हमें नोट कर लेनी है। तो 67 का यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 134। माता पिता की 35 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 70, और पोते पोतियों की जो है वो 6 वर्ष है, यानी कि ये हो जाएगा 18। तो कुल मिला के यहाँ पर आयु आप जोड़ देंगे तो आएगा आपके 8 और 4 12, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके 222। तो 222 यहाँ पर जो है वो इनकी कुल आयु है, और हमारे पास लोग हैं 7, तो यहाँ पर जो है वो 7 का हम भाग दे देंगे। तो 222 में जब हम 7 का यहाँ पे भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा 31/5/7, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 60। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। वी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्तमान यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु 5x और यहाँ पर 4x के अनुपात में दे रखी है। 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 3 को जोड़ देंगे तो अनुपात हो जाएगा 11/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो x का मान यहाँ पर जो निकल के आएगा ये आ जाएगा आपके 6। इसका मतलब है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 वर्ष और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पे 24 वर्ष। तो बी की हमें बतानी थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो ए का 5%, यानी कि यहाँ पर हमें 5 गुणा करना है 5/100 का। तो यहाँ पर इसको सीधा सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको लिखूंगा। 5/100 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 1/20 प्लस बी का यहाँ पर जो है वो आपको 4% बोला है, तो ये आ जाएगा 1/25 बराबर 2/3 ए का 6%, यानी कि आपके हो जाएगा ये 3/50 प्लस बी का यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है 8%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/25। ये यहाँ पर जो है वो आपके सॉल्यूशन होगा। अब इस पूरे को यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर निकल के आएगा 3a = 4b। हमें ए और बी का अनुपात बताना है, तो a/b
बराबर हो जाएगा 4/3 यानी कि 4:3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट जो है वो आपको डायरेक्ट बताया, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 61 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके 62। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। तो 10 ओवरों में 3.2 रन रेट था, यानी कि रन बने थे 10 ओवर में 32। 282 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। तो 32 रन 10 ओवरों में बन चुके हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके 250 रन बनाने हैं 40 ओवर में। तो 40 का भाग दे देंगे 250 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 62 में। तो ये यहाँ पर हमारा 62 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर आपके है, एक नाव ठहरे पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात करना है। तो धारा के अनुकूल नाव की गति हमें पहले बतानी है, तो ये यहाँ पर हम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जब जाती है तो यहाँ पर हमें 13 और 4 बताना है 17। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर इसकी गति हो जाएगी। समय बराबर यहाँ पर हमें जो है वो सूत्र पता है, गति या चाल बटा यहाँ पर दूरी हमें जो निकालना है वो है। तो दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पर 68 दे रखी है, चाल हमारे पास आई है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 17 में 68 में 17 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 घंटे, यानी कि समय यहाँ पर 4 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया फिर 63 का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ खरीदी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो यहाँ पर इसका 64 का जो सॉल्यूशन है वो हमें बताना है। तो जो 6 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं 1 रुपये में, तो यहाँ पर 1/6 यहाँ पर पहले आएगा, मतलब एक टॉफ़ी की कीमत 1/6 हुई। उसके बाद यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो 1/6, 20% का लाभ निकालना है, तो 120/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 2 1/5 आया, यानी कि 1 रुपये में उसे 5 टॉफ़ियाँ यहाँ पर बेचनी पड़ेंगी, तब यहाँ पर उसको 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 1 से 20 क्रमांक वाले टिकटों को मिलाया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट जो संख्या है वह 3 या 5 का गुणज है। तो यहाँ पर हमें जो है वो ध्यान देना है, 3 और 5 का गुणज है तो 3, उसके बाद यहाँ पर आपके 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 और 20 ये संख्याएं जो होंगी वो यहाँ पर 3 या 5 का गुणज होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं यहाँ पर ऐसी हैं। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 संख्या ऐसी है। तो 9/20, क्योंकि कुल क्रमांक 20 था तो 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 65 का आंसर। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 66। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है और विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टीम की औसत आयु x है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की आयु से 1 वर्ष कम है। तो यहाँ पर हमारे पास औसत आयु टीम की x है। यहाँ पर बोल रहा है आगे कि यहाँ पर पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम है जब यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों को हटा दिया जाता है। तो -1 में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x - 9, और यहाँ पर जो है वो ऊपर हम गुणा करेंगे क्योंकि 9 खिलाड़ियों की औसत आयु है तो आएगा 9। उसके बाद यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हटाना है, इक्वल टू में 11x यहाँ पर जो है वो, क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं, -55 क्योंकि 2 खिलाड़ियों को जिनको हटाया जाता है उनकी आयु 26 वर्ष और एक जो है वो विकेट कीपर जो 3 वर्ष बड़ा है 29 वर्ष। तो 29 और 26 55 हो जाएगा, तो वो हमें लेना है। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है वो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा और ये आएगा 23 वर्ष, यानी कि 11 लोगों की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। तो टीम की औसत आयु हमें बतानी थी, तो ये हो गई 23 साल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 नेक्स्ट है। यहाँ पे 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक का x है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली x + 9 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, प्राप्त किए और उसके अंक उनके योग का 56% थे।
तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो x+9 बराबर 2x+9 इंटू 56% इसका, ये हमें जो है वो सॉल्व करना है। अब इसमें यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ये आ जाएगी, x का मान जो आएगा वो आएगा 33। तो x का मान अगर 33 आ गया है तो यहाँ पर एक को 33 अंक मिले हैं और एक दूसरे को 9 अंक ज़्यादा मिले हैं, यानी कि उसको 42 अंक मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 33 और 42 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा 67 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि 5 केले और 4 सेब की कीमत 3 केले और 7 सेब की कीमत के बराबर है तो 1 केले और 1 सेब की कीमत का अनुपात क्या होगा। तो 68 में यहाँ पर जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा। हम मान लेते हैं कि केले 5x यहाँ पर हो जाएंगे और जो सेब है वो 4y। इसी तरीके से यहाँ पर 3 केले 3x और 7 सेब 7y ये होगा। इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात भी निकल के आएगा, तो x और y का जो अनुपात निकल के आएगा ये आ जाएगा 3:2। ये जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1056 में यहाँ पर हम भाग देंगे 23 का, तो यहाँ पर जब हम 23 का भाग देंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा 92, 4 बार भाग गया, माइनस करेंगे बचा यहाँ पर 13, ऊपर से 6 उतारा, उसके बाद भाग जाएगा 5 बार, आएगा 115, फिर बचेगा यहाँ पर 21। अब यहाँ पर आगे भाग जा नहीं रहा है, अगर यहाँ पर हम 2 जोड़ दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि 23 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 जोड़ने पर यहाँ पर जो है वो पूरा भाग जाता है, तो 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर है, एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों से अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में कितने नारियल के पेड़ हैं। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है ये हो जाएगा 6 और 5 11, तो 11x बराबर यहाँ पर है 121, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि हमें ये बताना है कि नारियल के पेड़ कितने, नारियल का अनुपात यहाँ पर 6 है तो 11 का 6 नारियल का यहाँ पर अनुपात 5 है तो 11 का 5 से गुणा करेंगे 55, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो मान लेते हैं पुराना व्यक्ति का यहाँ पर वैसे भी दे रखा है 65 है और 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें कर देना है प्लस 8 × 2.5। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 85 किलोग्राम जो है वो यहाँ पर नए आने वाले व्यक्ति का वजन है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, पिता की आयु अपने पुत्र रोनित से 3 गुना अधिक है। तो अगर यहाँ पर जो है रोनित की x है तो पिता की यहाँ पर 3x हो जाएगी। 8 साल बाद वह रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है वो दे रखा है कि 8 साल बाद वह रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। अगले 4 वर्षों के बाद रोनित की आयु का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करना है, तो x+8 यानी कि 8 साल बाद रोनित की आयु x+8 हो जाएगी, इसका 2.5 गुना यानी कि 5/2 बराबर 3x+8। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा जो यहाँ पर आएगा 24, यानी कि रोनित की जो आयु है वो 24 साल है और पिता की जो आयु है वो यहाँ पर 72 साल है। 8 साल बाद रोनित की आयु यहाँ पर 32 साल हो जाएगी और पिता की यहाँ पर हो जाएगी 80 साल। और हमें बताना है 4 वर्ष बाद में, तो ये 4 वर्ष बाद हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 84। ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर होगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पर 36 और 84 ये कितने गुना हैं। तो यहाँ पर गुना करने के लिए हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 2 सहित 1/3 गुना। ये इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 72 का आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर वो अंक, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को हमेशा 10x+y माना जाता है। अंकों को बदलने पर यहाँ पर ये हो जाएगी 10y माइनस, यहाँ पर क्योंकि प्लस में था हमें अंतर बताना है इसलिए मैंने माइनस किया। माइनस आने पे जो चिन्ह है वो बदल जाता है। 10y + x था उसको यहाँ पर माइनस से किया इसलिए माइनस के हो गया पूरा। इसमें अंतर है 36।
यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 36, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपके 4। तो यहाँ पर x और y के जो अंतर है वो आपके आ रहा है 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 74। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है उसमें यही बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो तय की गई दूरी x है, तो x दूरी यहाँ पर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो दूरी बटा यहाँ पर चाल आ गया, समय बराबर है के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 20 बटा 14। तो चाल मतलब क्योंकि दूरी यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वज्र गुणा करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आएगा, x का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 50 किलोमीटर। तो सही आंसर 50 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर उसने चली। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, ये मैथ्स का आपके लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके जीके का सेक्शन शुरू हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से पेन और नोटबुक खरीदे। मोहित ने 180 की राशि का भुगतान करके 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदे। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3x पेन के लिए और 6y यहाँ पे नोटबुक के लिए बराबर 180। फिर यहाँ पे सुदेश ने 116 रुपये की राशि का भुगतान किया, 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 116। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसको 1 से गुणा करूँगा और इसको यहाँ पर मैं गुणा करूँगा 3 से, यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन बन गई है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आएगा 3x प्लस 6y बराबर 180 और ये आएगा यहाँ पर 15x प्लस 6y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 348। सॉल्व कर दोगे इसको तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 3 गए 12x यहाँ पर आ जाएगा और 348 में से 180 गए तो ये आ जाएगा 168। x का मान यहाँ पर निकल के आएगा आपके पास 14, यानी कि जो पेन की कीमत है वो 14 रुपये है और नोटबुक की जो कीमत है, जब आप यहाँ पर x का मान इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो y का मान भी निकल के आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर आ रहा है 23 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, मोहित ने नोटबुक खरीदने पर कितनी राशि खर्च की। तो मोहित ने यहाँ पर जो नोटबुक खरीदी थी वो 6 थी, तो 6 का गुणा कर देंगे यहाँ पे 23 से। तो 23 का 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 138, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपके आता है जीके का क्वेश्चन। जीके में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेके यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक आपके जीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो 76 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक टीका नहीं है। यहाँ पर आपको अलग अलग टीकों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 76 में जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन जो है वो यहाँ पर टीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति किसके लिए उत्तरदायी है। तो 77 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश की रोक। इसके लिए यहाँ पर जो है वो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर आपको जो है वो जीके के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको उम्मीद है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या आफरी का अधिदेश नहीं है। आफरी यहाँ पर जोधपुर में एक संस्था है जो जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 78 में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अवक्रमित भूमि के मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 79 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा में स्थित है। फिर है 80 क्वेश्चन नंबर, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। हेमेटाइट यहाँ पर जो है वो इसका अयस्क है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस पेड़ को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। तो 81 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहिड़ा को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82, जैव विकास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर जो है वो ये पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83, निम्नलिखित में से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो 83 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल जो है वो यहाँ पे डायनामाइट के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आफरी की मूल संस्था का पूर्ण रूप क्या है। तो ये यहाँ पर जो है वो ICFRE का यहाँ पर जो है वो एक मतलब सब डिवीज़न है उस आफरी।
जो कि जोधपुर में स्थित है। तो 84 में यहाँ पर हमें बताना है कि ICFR यहाँ पर जो है वो इसका पूरा नाम क्या है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात जो है वो यहाँ पे मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी का पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू किया गया था। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। 87 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न विकल्पों में से सुंदरी वृक्ष किस जगह पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये यहाँ पर जो है वो सुंदरी वृक्ष यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए संकल्प सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 89 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंड ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 90, कॉलम में दी गई प्रविष्टियों का मिलान करें। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय मृदा लावणता शोध संस्था, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था। 90 में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होंगे ये हो जाएंगे, जैसे कि ए का हो जाएगा यहाँ पर सामने ही मिला हुआ है, बी का यहाँ पर हो जाएगा दूसरा जो इसके सामने ही है, सी का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, ये भी इसके सामने है, और डी का यहाँ पर चौथा। यानी कि 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है। तो इसमें 91 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कालबेलिया इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 92 में ऑप्शन ए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो 93 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 94, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 94 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु में होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुस्तंभ। 96 है यहाँ पे, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए, मिजोरम में यहाँ पर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं। तो इसमें 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। फिर है क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शेष भारत को किस शहर से जोड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे पास। इसमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 99 और 100 जो है वो दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 99 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, ये यहाँ पर जो है वो कथन गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में आयोजित ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पर जो है वो ये इसका थीम विषय था। तो यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास MTS का पूरा पेपर आपको मैंने यहाँ पर बताया। उम्मीद है इससे आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें।